बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स लास्ट टाइम हमने रिव्यू क्वेश्चंस जो हैं वो डिस्कस किए थे। आज वाले लेक्चर में हम कंसेप्चुअल क्वेश्चंस जो हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, अब ये लॉन्ग क्वेश्चंस नहीं है। कंसेप्चुअल का मतलब ये है कि ये थोड़े कंसेप्ट बेस्ड हैं, ये थोड़े आपके थ्योरी से रिलेटेड हैं कि जो थ्योरी आपने पढ़ी है उसी को यूज़ करके आपने इनको सॉल्व करना है, सोचना है इन पर कि आपकी थ्योरी जो है वो इन क्वेश्चंस पर किस तरह अप्लाई होती है। इफ़ द लेंथ ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज़ डबल्ड व्हाट विल बी द चेंज इन इट्स टाइम पीरियड। वो कह रहा है कि अगर सिंपल पेंडुलम की जो लेंथ है उसको डबल कर दिया जाए तो उसके टाइम पीरियड पर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारे पास इसका आंसर है कि लेट द इनिशियल लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम इज़ एल एंड आफ्टर मेकिंग इट डबल इट बिकम्स 2l। या आप इस मेथड को छोड़ें, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, मैं इसे इजी मेथड आपको करवाता हूँ कि आपने जस्ट ये याद रखना है कि सिंपल पेंडुलम जो है उसका टाइम पीरियड क्या है। अब टाइम पीरियड जो है उसके दो फार्मूलाज हैं, आपको मैंने क्लियरली बताए हैं। आपने दोनों अच्छे तरीके से याद रखने हैं, दोनों मिक्स नहीं करने। कि जो आपका मैथ स्प्रिंग सिस्टम है उसमें आपके पास जो टाइम पीरियड का फार्मूला है वो है टी इज़ इक्वल टू 2 पाई m/k। स्क्वायर रूट के अंदर आपके पास आता है m/k। लेकिन जो सिंपल पेंडुलम है उस केस में आपके पास यहाँ पे स्क्वायर रूट के अंदर l/g आता है, 2 पाई l/g। अच्छा जी, अब उसने कहा है कि इसको आपने डबल करना है, जो लेंथ है आपकी वो डबल कर दी गई है। इफ़ द लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम इज़ डबल्ड, अगर सिंपल पेंडुलम की लेंथ को आप डबल कर दें तो हम चेक कर लेते हैं इसको डबल करके। 2 पाई है, एल की बजाय आपने एल को 2l कर देना है, एल इज़ इक्वल टू 2l कर देना है। तो मैं इस एल की जगह पे पुट कर देता हूँ 2l/g, इस तरह लिख लें। अच्छा जी, इसके बाद 2 पाई, अब इस 2 जो है स्क्वायर रूट 2 इसको मैं अलहदा लिख रहा हूँ, स्क्वायर रूट 2 और स्क्वायर रूट l/g। 2 को मैंने बाहर निकाल लिया है। अब इस 2 को शुरू में लिख देते हैं, ये जो स्क्वायर रूट 2 हमारे पास आया है ये फैक्टर, तो इस स्क्वायर रूट 2 को शुरू में लिख देने के बाद हमारे पास जो बचेगा 2 पाई और l/g। अच्छा जी, अब ये वाली जो चीज़ है सारी, इसका हमें पता है कि ये फार्मूला है टाइम पीरियड का। टाइम पीरियड का ये फार्मूला है 2 पाई l/g। तो इसकी जगह पे मैं टाइम पीरियड लिख लेता हूँ स्क्वायर रूट 2t, इसके ऊपर मैं टाइम पीरियड t लिख देता हूँ। इधर भी t है चूँकि, तो इसको मैं t प्राइम कर देता हूँ कि ये जो हमारे पास नया टाइम आया है t प्राइम, या जस्ट t भी लिख दें तो फिर भी आपके पास ये ठीक है, गलत नहीं है। तो आपने देखा कि आपका जो फैक्टर है स्क्वायर रूट 2 आपके टाइम पीरियड के साथ आ रहा है, तो स्क्वायर रूट 2 टाइम्स जो है इसका टाइम पीरियड इंक्रीज़ हो गया, बढ़ गया। यानी अगर आप इसकी लेंथ को डबल करते हैं तो स्क्वायर रूट 2 टाइम्स इसकी लेंथ जो है वो इंक्रीज़ कर जाएगी। सॉरी, लेंथ कह रहा हूँ, इसका जो टाइम पीरियड है वो स्क्वायर रूट 2 टाइम्स, यानी इतना फैक्टर जो है वो इसके साथ टाइम पीरियड के साथ अब मल्टीप्लाई हो गया है ना। तो इसका मतलब है कि इतना फैक्टर जो है इसका टाइम पीरियड ज़्यादा हो गया है। मींस इसकी लेंथ अगर आप बढ़ाते हैं 3 टाइम्स बढ़ा देते हैं तो यहाँ पे स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा। स्क्वायर रूट 3 टाइम्स इसका जो टाइम पीरियड है वो बढ़ जाएगा। मींस पहले इसका जो टाइम पीरियड फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 10 सेकंड आना था, तो अब स्क्वायर रूट 2 को 10 से मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आएगा वो आएगा, अगर उसकी लेंथ को आप डबल कर देते हैं। तो आपने देखा कि ये लेंथ पर डिपेंड करता है, लेंथ जिस तरह इंक्रीज़ करते जाएंगे, और लेंथ का और टेम्परेचर का डायरेक्ट रिलेशन है। ये आप देखें ना कि ये डिवीजन से ऊपर है, तो टाइम पीरियड जो है इसका इंक्रीज़ करता जाएगा अगर लेंथ इसकी इंक्रीज़ करते जाएंगे। अगर कम करेंगे तो फिर इसका जो टाइम पीरियड है वो कम हो जाएगा। ठीक है जी। तो इस तरह वो क्वेश्चन जो है वो चेंज भी कर सकता है कि अगर लेंथ सिंपल पेंडुलम की लेंथ जो है वो हाफ़ कर दी जाए, डबल की बजाय वो हाफ़ लिख देता है,
तो आपको पता होना चाहिए कि हाफ़ करने से किस तरह उसकी लेंथ पे फ़र्क पड़ता है। तो मैं हाफ़ के लिए भी आपको करवा देता हूँ। अगर t इज़ इक्वल टू 2 पाई एल ओवर जी है ना आपके पास, तो अब हाफ़ क्या होता है? हाफ़ होता है 2 पे डिवाइड करने से हाफ़ होता है। एल को एल बाई 2 करेंगे तो ये हाफ़ हो जाएगा। मींस आपने जो उसकी लेंथ है वो आधी कर देनी है। तो 2 पाई यहाँ पे एल ओवर जी करेंगे, सॉरी एल ओवर जी की बजाय एल की जगह पे एल बाई 2 आपने लिखना है, एल बाई 2 और नीचे जी है। तो ये तो 2 पाई ऐसे ही रहेगा, और यहाँ पे ये एल बाई 2 जो है वो नीचे जी से 2 जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 जी हो जाएगा, क्योंकि 2 भी डिवीजन में है और जी भी डिवीजन में है, तो 2 और जी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2 नीचे चला जाएगा। अब इस को हम आपने अलहदा कर लेना है। इसको आप 1/2 भी लिख सकते हैं और साथ एल बाई जी अलहदा भी लिख सकते हैं। तो मैं इसको 1/2 को अलहदा लिख सकता हूँ, 1/2 स्क्वायर रूट और एल ओवर जी स्क्वायर रूट, इस तरह अलहदा लिख सकता हूँ। अच्छा जी, अब 1/2 स्क्वायर रूट जो है, वन को तो वन का स्क्वायर रूट तो वन ही होता है। 2 जो है इसको हम स्क्वायर रूट 2 लिख सकते हैं, और बाकी सारी चीज़ ये जो है वो 2 पाई है और एल ओवर जी है। ठीक हो गया जी। अब ये देखें, ये सारी चीज़ तो हमारे पास टाइम पीरियड है, और साथ हमारे पास ये फैक्टर आ गया 1/√2। अब 1/√2 का मतलब ये है कि ये सारा जो फैक्टर है वो स्क्वायर रूट 2 से डिवाइड हो रहा है, स्क्वायर रूट 2 नीचे आ रहा है ना डिवीजन के। तो आपके टाइम पीरियड में कमी हो जाएगी, स्क्वायर रूट 2 टाइम्स जो है वो कम हो जाएगा अगर आप इसकी लेंथ को हाफ़ कर देते हैं, मींस आधी कर देते हैं। तो यही क्वेश्चन आपसे वो किसी तरह भी पूछ सकता है। यहाँ पे 4 टाइम्स वो लिख सकता है, तो आपने इधर एल की बजाय 4L कर देना है। ठीक है जी। 8 टाइम्स कह सकता है, 10 टाइम्स कह सकता है, हाफ़ कह सकता है, तो यहाँ पे एल बाई 2 लिख देना है। 1/4 कह सकता है कि अगर चौथा हिस्सा कर दी जाती है तो यहाँ पे एल बाई 4 आपने कर देना है। तो इस तरह आपने ये न्यूमेरिकल जो है या ये जो क्वेश्चन है आपने सॉल्व करना है। उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। इसके बाद चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे उसने एक लाइन लिखी हुई, इट शोज़ दैट द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम विल इंक्रीज़ बाय 1.41। अब स्क्वायर रूट 2 जो होता है उसका आंसर अगर आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करें तो वो 1.41 आता है। तो इतने टाइम्स जो है उसका टाइम पीरियड बढ़ जाएगा अगर आप लेंथ डबल करेंगे। तो 1.41 लिखें या स्क्वायर रूट 2 टाइम्स लिख दें, फिर भी आपका आंसर जो है वो ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, अ बॉल इज़ ड्रॉप्ड फ्रॉम अ सर्टन हाइट ऑन टू द फ्लोर एंड कीप्स बाउंसिंग। वो कह रहा है कि अगर आपने एक बॉल को किसी ख़ास ऊंचाई से फेंका और वो नीचे आकर बाउंस करने लग गया, इज़ द मोशन ऑफ द बॉल सिंपल हार्मोनिक, एक्सप्लेन। तो एक्सप्लेन करें कि उसकी मोशन जो है वो सिंपल हार्मोनिक है या नहीं है। आंसर है जी नो, नहीं। क्यों? इन केस ऑफ अ बाउंसिंग बॉल, व्हेन इट हिट्स द फ्लोर, then there will be no restoring force or acceleration opposite to the downward displacement। क्योंकि जब बाउंसिंग बॉल नीचे ज़मीन पर गिरता है तो उसको कोई ऐसी रिस्टोरिंग फोर्स नहीं होती जो उसको वापस उतना ऊपर ले आए जितना वो ऊपर से नीचे गिरा है। सो इट डज़ नॉट फुलफ़िल द कंडीशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो वो सिंपल हार्मोनिक मोशन की कंडीशन जो है वो फुलफ़िल नहीं करता। सेकेंडली, इन द केस of bouncing ball, the acceleration due to gravity remains the same। ग्रेविटी की वजह से एक्सेलरेशन जो है वो तो सेम रहता है। while for simple harmonic motion the acceleration should vary at different points during the motion of the body। तो लेकिन सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करने के लिए एक्सेलरेशन जो है उसको वेरी करना चाहिए। आपने पढ़ा है कि उसका एक्सेलरेशन जो है वो मीन पोजीशन पर ज़ीरो होता है, यानी मिनिमम होता है, और एक्सट्रीम पोजीशन पर उसका एक्सेलरेशन जो है वो मैक्सिमम होना चाहिए। कोई भी बॉडी जो है
अगर वो सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करती है तो मीन पोजीशन पर उसका एक्सेलरेशन मिनिमम होना चाहिए और एक्सट्रीम पर उसका एक्सेलरेशन जो है वो मैक्सिमम होना चाहिए। मींस वेरी करना चाहिए, चेंज होना चाहिए। लेकिन जब कोई बॉडी ऊपर से नीचे गिरता है तो फिर उसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो जी ही होता है और वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो इसलिए उसका एक्सेलरेशन जो है वो चेंज नहीं हो रहा होता जो बॉल ऊपर से नीचे गिरता है। तो इसलिए भी सिंपल हार्मोनिक मोशन की चूँकि कंडीशन ही फुलफ़िल नहीं होती तो वो सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं करता। और इसके अलावा कोई रिस्टोरिंग फोर्स नहीं होती जो इसको ऊपर ले जाए। मतलब जितनी ऊंचाई से वो नीचे गिरा है उसको उतना ही ऊपर भी तो जाना चाहिए ना, लेकिन वो ऐसा नहीं करेगा। तो इसलिए वो सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है वो परफॉर्म नहीं करता जो बाउंसिंग बॉल है। इसके बाद स्टूडेंट परफॉर्म 2 एक्सपेरिमेंट्स विद अ सिंपल पेंडुलम। ही या शी यूज 2 बॉब्स ऑफ डिफरेंट मैसेज बाय कीपिंग अदर पैरामीटर कांस्टेंट। वो कह रहा है कि एक स्टूडेंट ने सिंपल पेंडुलम पर एक्सपेरिमेंट किया और उसने 2 मुख्तलिफ मैसेज के बॉब्स लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक बॉब उसने 5 kg का लिया तो दूसरा 10 kg का ले लिया। दोनों के मैसेज जो हैं वो मुख्तलिफ थे। To his her astonishment, the time period of simple pendulum did not change. Why? तो उसने देखा कि दोनों मैसेज के लिए सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है वो चेंज नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? तो ये मैंने आपको बताया हुआ है, क्योंकि उसका फार्मूला है T इज़ इक्वल टू 2πL/g। उसका फार्मूला जो है टाइम पीरियड का वो मैथ पे डिपेंड ही नहीं करता। मैथ आप बेशक डबल कर दें, ट्रिपल कर दें, 100 गुना कर दें, 1000 गुना कर दें तो टाइम पीरियड पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप बेशक जिस मर्ज़ी मैथ का ले लें बॉब जो है, तो टाइम पीरियड जो है उसका सेम ही रहेगा, क्योंकि टाइम पीरियड का फार्मूला जो है, टाइम पीरियड जो है वो मैथ पर डिपेंड ही नहीं कर रहा। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम ओनली डिपेंड्स अपॉन द लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम। ये सिंपल पेंडुलम की सिर्फ लेंथ पर डिपेंड करता है। द वैल्यू ऑफ जी विल रिमेन कांस्टेंट। जी की वैल्यू तो हमें पता है कि वो कांस्टेंट रहती है up to a certain height. So by changing mass of bob or amplitude there will be no effect on the time period of simple pendulum. तो सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर आप मैस चेंज कर दें या एम्पलीट्यूड भी चेंज कर दें तो फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये एम्पलीट्यूड पर डिपेंड नहीं कर रहा। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, What type of waves do not require any material medium for their propagation? कौन सी वेव्स हैं जो प्रोपगेशन के लिए जिनको मीडियम की ज़रूरत नहीं होती? तो ये बड़ा आसान आंसर है। मैकेनिकल वेव्स आपने पढ़ी हैं, जिस तरह साउंड वेव्स हैं, वाटर वेव्स हैं। तो ये ऐसी वेव्स होती हैं जिनको, सॉरी यहाँ पे ये नोट्स वाले ने मिस्टेक की है, यहाँ पे ये आंसर नहीं आना चाहिए। आपने पढ़ा है कि जो मैकेनिकल वेव्स होती हैं वो वेव्स होती हैं जिनको मीडियम की ज़रूरत पड़ती है। साउंड वेव्स या वाटर वेव्स, इस तरह की जो वेव्स हैं, या वेव्स प्रोड्यूस्ड इन स्ट्रिंग्स और स्प्रिंग्स, इन वेव्स को मीडियम की ज़रूरत होती है, इसलिए ये मैकेनिकल वेव्स हैं। तो इसका आंसर होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ऐसी वेव्स जिनको मटेरियल मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो वेव्स जो होती हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। उन वेव्स को किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती प्रोपेगेशन के लिए। तो आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इसमें लिखना है, जिस तरह टीवी वेव्स जो होती हैं या रेडियो वेव्स होती हैं, टेलीविज़न टेलीफोन वेव्स, तो वो वाली जो हैं वो आपने एक्सरेज वगैरह जो हैं वो इसके आंसर में लिखनी है। अगर वो ये कहता है कि कौन सी वेव्स हैं विच रिक्वायर्स, डू नॉट की बजाय वो लिख देता है व्हाट टाइप ऑफ वेव्स विच रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपेगेशन, तो उसके आंसर में आपने मैकेनिकल वेव्स लिख देना है। तो इसके आंसर में आपने ये लिखना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर द वेव्स विच डू नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपेगेशन। फॉर एग्जांपल टेलीविज़न वेव्स, रेडियो वेव्स या एक्सरेज वगैरह। तो ये आप एग्जांपल्स इसकी लिख सकते हैं।
इसके बाद है जी प्लेन वेव्स इन द रिपल टैंक अंडरगो रिफ्रैक्शन व्हेन दे मूव फ्रॉम डीप टू शैलो वाटर। जब गहरे से कम गहरे पानी में जाती हैं वेव्स रिपल टैंक में, तो वो रिफ्रैक्शन जो है वो अंडरगो करती हैं। व्हाट चेंज अक्कर्स इन द स्पीड ऑफ वेव्स की स्पीड पे क्या फ़र्क पड़ता है इन केस ऑफ प्लेन वेव्स का मतलब ये है कि स्ट्रेट वेव फ्रंट्स वाली जो वेव्स हैं, सीधे वेव फ्रंट्स वाली वेव। इन द रिपल टैंक व्हेन रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस वाइल मूविंग फ्रॉम डीप टू शैलो वाटर, जब वो गहरे से कम गहरे पानी में जाती हैं तो रिफ्रैक्शन शो करती हैं। द स्पीड ऑफ वेव इज़ डिक्रीज, जो वेव की स्पीड है वो गहरे से कम गहरे में जब जाती है तो उसकी स्पीड जो है वो कम हो जाती है। ड्यू टू डिक्रीज इन वेव लेंथ, उसकी वेव लेंथ में कमी की वजह से उसकी स्पीड कम हो जाती है। वाइल फ्रिक्वेंसी रिमेन्स सेम, लेकिन उसकी फ्रिक्वेंसी जो है वो हमेशा सेम रहती है। एज गिवन बाय द फॉलोइंग इक्वेशन v इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा। अगर उसकी वेव लेंथ जो है वेव लेंथ डिक्रीज़ हो जाए, कम हो जाए, तो फिर उसकी स्पीड भी कम हो जाएगी, क्योंकि स्पीड का और वेव लेंथ का तो डायरेक्ट रिलेशन है अगर उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो कांस्टेंट रखी जाए। तो वो कह रहा है कि फ्रीक्वेंसी जो है उसकी सेम रहती है। फ्रीक्वेंसी अगर सेम रहती है तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है। जब फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है तो इस इक्वल को हटा कर हम प्रोपोर्शनल साइन जो है वो लगा सकते हैं। तो v फिर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है लैम्डा के वेव लेंथ के। जब डायरेक्ट रिलेशन है इनका तो फिर एक चीज़ के कम होने से दूसरी भी कम हो जाएगी। तो फ्रीक्वेंसी जब उसकी कम होती है तो उसकी स्पीड भी कम हो जाएगी। जब वो एक मीडियम जहाँ पे पानी गहरा है वहाँ से जब कम गहरे पानी में वो दाखिल होगी तो उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो तो सेम रहेगी, वेव लेंथ उसकी कम हो जाएगी। जब वेव लेंथ कम होगी तो ऑटोमेटिकली उसकी स्पीड भी कम हो जाएगी। तो ये थे जी रिव्यू क्वेश्चंस, इनको भी आपने अच्छे तरीके से पढ़ लेना है, समझ लेना है। अगर आपको ये समझ आ गया तो आपके लिए न्यूमेरिकल्स जो हैं वो सॉल्व करने कदरे आसान हो जाएंगे। तो यहीं तक इसी लेक्चर को जो है वो स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉल्व करेंगे, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। मिलते हैं जी नेक्स्ट लेक्चर में। इस लेक्चर के अकॉर्डिंग अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में या व्हाट्सएप पर आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।